फरवरी 1963 को इराक में एक क्रांति होती है जिसे रमजान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रांति बाथ पार्टी द्वारा किया गया एक तख्ता पलट था जिसमें इराक के प्रधानमंत्री अब्द अल करीम कासिम ने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं देश से बाहर चले जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उन्हें एनसीआरसी के आदेश पर फांसी दे दी जाती है। जबकि कासिम के शिया समर्थकों का कहना था कि वो छिप गए हैं और इस बाथिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वापस आएंगे। इसलिए कासिम के समर्थकों को ये यकीन दिलाने के लिए उनकी लाश को 5 मिनट के लिए टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, जिसमें उनको गोली मारने के निशानों को भी दिखाया जाता है। तख्ता पलट के बाद बाथिस्ट जनरल अहमद हसन अल बकर को राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया। अहमद हसन अल बकर के नेतृत्व वाली बाथ पार्टी सरकार ने कुर्द विद्रोह के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जो इराक से आजादी की मांग कर रहे थे, क्योंकि कुर्दों के लगातार हो रहे विरोध की वजह से बड़े पैमाने पर आर्थिक दिक्कतें आ रही थी। लेकिन नवंबर 1963 में ही ये सरकार गिर गई। अप्रैल 1969 में ईरान ने सत अल अरब पर 1937 की संधि को रद्द कर दिया और इराक को टोल दिए बिना ईरानी जहाजों ने सत अल अरब का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में इराक ने ईरान को युद्ध की धमकी दी। 11 मार्च 1970 को रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के उपाध्यक्ष सद्दाम हुसैन और कुर्द विद्रोह के नेता मुस्तफा अल बरजानी के बीच तिक्रित में एक संधि पर साइन किए गए, लेकिन ये समझौता ज्यादा नहीं टिका और 1974 में इराकी सेना और कुर्दों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ईरान और इराक के बीच उनकी सीमा सत अल अरब के लिए हो रहे विवाद को रोकने के लिए 1975 में अल्जीयर्स एग्रीमेंट साइन की गई। इस समझौते का उद्देश्य इराक और ईरान के बीच जल मार्ग और खुजेस्तान में उनकी सीमाओं पर असहमति को खत्म करना था, लेकिन इराक को यह ट्रीटी न चाहते हुए भी साइन करनी पड़ी थी क्योंकि ईरान इराक में हो रहे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहा था। ईरान इराक में कुर्द विद्रोह को भी समर्थन दे रहा था। इस एग्रीमेंट में था कि सत अल अरब पर इराक को अपना दावा छोड़कर ईरान को देना पड़ेगा और बदले में ईरान इराक में हो रहे कुर्द विद्रोह से दूर रहेगा। यह समझौता पूरी तरह से ईरान के अंडर में था। 17 जुलाई 1979 को जब ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए तो वो नहीं चाहते थे कि इराक पर बाथ पार्टी की सरकार हो, क्योंकि बाथ पार्टी एक सुन्नी मुस्लिम पार्टी थी। खुमैनी का मानना था कि जैसे हमने ईरान में क्रांति की वैसे ही इराक में भी होनी चाहिए, क्योंकि इराक भी एक शिया मेजोरिटी वाला देश है, इसलिए वहाँ सुन्नी नहीं शिया सरकार होनी चाहिए। लेकिन इराक 17 सितंबर 1980 को अपने मजबूरी में किए हुए अल्जीयर्स एग्रीमेंट से हट गया और फिर 22 सितंबर 1980 को पूरी तरह से ईरान पर हमला कर देता है। इराकी वायुसेना ईरानी वायुसेना के 10 हवाई क्षेत्रों पर हमला करती है। हालांकि इराक के पास कुछ ही विमान थे जो हमला कर रहे थे, लेकिन ईरानी वायुसेना के पास विमानों का जखीरा था, क्योंकि ईरान की सेना उस समय भी मजबूत हुआ करती थी। इराक की सेना डिवीजन में बांटी गई, जिसमें से 4 को तो खुजेस्तान में ही भेजा गया। 24 सितंबर को ईरानी नौसेना ने इराक के बसरा शहर पर हमला किया, जिसमें इराक के 2 ऑयल टर्मिनल बर्बाद कर दिए गए। 1 अक्टूबर तक बगदाद के ऊपर ईरान 8 हवाई हमले करता है। बदले में इराक ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। 28 नवंबर को ईरान ने ऑपरेशन मोरवा रेड लॉन्च किया, जिसमें ईरान की नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर इराक की लगभग 80% नेवी और रडार साइटों को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1980 के आखिरी तक इराक ने लगभग 500 ईरानी टैंकरों को बर्बाद कर दिया और 100 के करीब टैंकों को बंदी बना लिया। आयतुल्लाह खुमैनी की इस्लामी हुकूमत भले ही यहूदियों का विरोध करती थी, लेकिन इस लड़ाई में इसराइल ने ईरान का साथ दिया, क्योंकि ईरान और इराक की लड़ाई जैसे जैसे तेज हुई, इसराइल ने बगदाद के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर 7 जून 1981 को बमबारी कर दी। इसराइल का कहना था कि इराक परमाणु हथियार बना रहा है, जिससे इसराइल को खतरा है। इस आशंका को देखते हुए तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगीन ने ओसीरक रिएक्टर पर बमबारी करने के लिए कई F-16 विमान भेजे। बमबारी होने के कुछ समय बाद ही यह सेंटर मलबे में बदल गया। वैसे इस हमले की इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना भी हुई। शुरू के 2 साल इराक ईरान पर भारी पड़ा और ईरान के कई 100 किलोमीटर अंदर घुस गया था, लेकिन साल 1982 तक आते आते ईरानी सेनाओं ने फिर से अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, बल्कि ईरानी सेना इराक के काफी अंदर घुस गई। 20 जून 1982 को सद्दाम हुसैन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि इराक अब पीस चाहता है। उन्होंने तुरंत सीज फायर और ईरान से अपनी सेना 2 हफ्ते के अंदर वापस बुलाने के लिए प्रपोज किया, लेकिन अब ईरान लड़ाई रोकने वाला नहीं था। तो इस तरह युद्ध को शुरू तो इराक ने किया था, लेकिन बढ़ाने का काम ईरान ने किया। साल 1984 में जब युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, तो दोनों देशों ने फारस की खाड़ी में एक दूसरे के तेल टैंकर शिपिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने आने जाने वाले कुवैत और गल्फ स्टेट्स के टैंकरों पर भी हमले किए, क्योंकि युद्ध के दौरान इराक चारों तरफ से जमीन पर घिर गया था, इसलिए अपने तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अरब अलाइज की मदद ले रहा था। पर्सियन गल्फ में हो रहे हमलों की वजह से अमेरिका को वॉरशिप्स तैनात करने पड़े। जुलाई 1987 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 598 प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत ईरान और इराक को युद्ध
रोकने के लिए कहा गया। अपनी सेना को वापस बुलाकर बातचीत के माध्यम से अपनी सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कहा गया, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1987 में इराकी सेना काफी मजबूत हो गई। इराक ने अपने सहयोगी देशों से कर्जा लेकर अपनी सेना पर अच्छा निवेश किया, जिस वजह से इराक की सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेना बन चुकी थी। जिसके बाद जुलाई 1988 में इराकी सेनाएं एक बार फिर ईरान में गहराई तक घुस जाती हैं। उसी महीने ईरान एयर फ्लाइट 655 को 3 जुलाई 1988 को, जो एक पैसेंजर प्लेन था, अमेरिकी क्रूजर मिसाइल ने मार गिराया। इस प्लेन में 290 पैसेंजर सवार थे और सभी मारे जाते हैं। बाद में अमेरिका ने यह सफाई देते हुए कहा कि क्रूजर की गलत तकनीक की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि क्रूजर ने इस पैसेंजर प्लेन को फाइटर जेट समझा। वैसे ये प्लेन ईरानी हवाई क्षेत्र में ही था। इस हमले से ईरान के ऊपर बहुत असर पड़ा। ईरान को लगा कि अब अमेरिका डायरेक्टली इराक के साथ हो गया है और ईरान इस युद्ध से काफी थक भी चुका था, जिस वजह से 20 जुलाई को यूएन के प्रस्ताव 598 को स्वीकार कर लिया, जिसे वो पहले ठुकरा चुका था, और 20 अगस्त 1988 को इस वॉर से पूरी तरह से सीज फायर कर दिया। हालांकि 1989 में ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका के खिलाफ प्लेन इंसिडेंट्स के लिए मुकदमा दायर किया, जिस वजह से अमेरिका को अपनी गलती माननी पड़ी और मारे गए यात्रियों के परिवारों को $61.8 मिलियन देने पड़े। वैसे ये युद्ध दोनों देशों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, ना तो इराक को और ना ही ईरान को इस युद्ध से कुछ मिला। इस 8 साल लंबे चले युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ। इराक भी कर्ज में डूब गया और इराक का यही कर्ज आगे चलकर कुवैत पर हमले की वजह बना। अमेरिका पूरे युद्ध के दौरान इराक को सपोर्ट कर रहा था, ये सभी को मालूम था, लेकिन बैकग्राउंड में ईरान को भी हथियार सप्लाई कर रहा था। जब ये बात इराक को पता चली तो उसके और अमेरिका के बीच काफी अनबन हो गई।